अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीएमएस ट्रैवल गाइड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में से जो बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे ब्राज़ील है या अर्जेंटाइन है या कोलंबिया, चिली, अगर हम इन सब कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा वीज़ाज़ जो पाकिस्तानियों को ग्रांट हुए हैं, वो कोलंबिया की एम्बेसी से हुए हैं। पाकिस्तानी अपना वीज़ा जो तुर्की में कोलंबिया की एम्बेसी है वहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोलंबिया की कोई डायरेक्ट एम्बेसी मौजूद नहीं है। तो तुर्की में जो कोलंबिया की एम्बेसी है, वही पाकिस्तानी सिटीज़न्स को डील करती है। जब सबसे पहले ब्राज़ील से एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हुए, तो लोगों ने अल्टरनेट के तौर पर कोलंबिया का वीज़ा अप्लाई करना शुरू किया। तो कुछ लोगों ने इंटरनेट पे ये एक हाइप क्रिएट कर दी कि कोलंबिया का वीज़ा बगैर इनविटेशन लेटर के नहीं लगता। इनविटेशन लेटर के लगाने से नो डाउट कि आपके जो वीज़ा के चांसेस हैं वो हाई हो जाते हैं, लेकिन बिना इनविटेशन के भी वीज़ा ग्रांट होता है। बहुत सारे वीज़ाज़ बगैर इनविटेशन के ग्रांट हुए हैं और वो लोग कोलंबिया गए हैं और उन्होंने वहाँ की इमिग्रेशन भी क्लियर की है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि अगर आपने इनविटेशन के बगैर वीज़ा गेट कर लिया है, लेकिन आप कोलंबिया एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, तो आपके पास अगर इनविटेशन नहीं होगा तो कोलंबिया की जो इमिग्रेशन है वो आपको डिपोर्ट कर देगी। देखिए, डिपोर्ट होने के पीछे सिर्फ इनविटेशन एक रीज़न नहीं होती, उसके पीछे और बहुत सारी रीज़न्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास इनविटेशन है लेकिन आपको अपने होटल का एड्रेस नहीं पता, अगर इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछ लिया कि आप कहाँ रहेंगे, आपको अपने होटल का नाम नहीं पता, आपको आपके होटल का एड्रेस नहीं पता, अगर वो आपसे पूछ लेता है कि आपका ट्रैवल प्लान क्या है, आपने कहाँ-कहाँ घूमना है, अगर इन चीज़ों का आपको नहीं पता, उसके बाद अगर वो आपसे पूछ लेते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं जो आप कोलंबिया में स्पेंड करेंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बाद कोई भी इमिग्रेशन जो है वो आपको डिपोर्ट करती है, अगर आप इमिग्रेशन ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो इसके पीछे खाली ये कहना कि सिर्फ़ इन्विटेशन की वजह से बंदा डिपोर्ट हो गया है, तो ये सरासर गलत है। अब हुआ ये है कि जब तुर्की में अर्थक्वेक आया है, तो पाकिस्तानी जो हैं हम लोग बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो कोलंबिया का वीज़ा अप्लाई कर रहे थे। तो एम्बेसी ने भी कोई पहले ऐसी ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं की कि आफ्टर अर्थक्वेक जो है वो कोई अपनी सर्विसेज़ को क्विट कर देंगे, छोड़ देंगे कुछ अरसा के लिए। लेकिन कुछ दिन के बाद जब एम्बेसी को ईमेल की और कुछ वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हुए, तो उसके बाद जब एम्बेसी को ईमेल की और ये पता चला कि जी एम्बेसी ने जो वीज़ा स्टडी है वो रोक दी है, आपका वीज़ा तो अप्लाई हो रहा है लेकिन एम्बेसी उसके ऊपर काम नहीं कर रही। तो ऐसी सिचुएशन में एम्बेसी ने क्या किया, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर था, बहुत लोड था, तो अर्थक्वेक की वजह से उन्होंने अपना काम जो है वो बहुत उसका बहुत मुख्तसर कर दिया था। तो जो पाकिस्तान से वीज़ाज़ अप्लाई हो रहे थे, तो उनका जो डिसीज़न है उन्होंने ये किया कि उसको सिर्फ़ नंबर 1, यानी कि जहाँ पे आपको पोर्टल पे पता चल रहा होता है कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, वहीं पे उन्होंने होल्ड रखा और बहुत सारे लोगों को एक ही दिन में नंबर 4 रेड करके दे दिया, जिसका मतलब ये था कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। और सब के सब लोगों को एम्बेसी ने एक ही रीज़न लगा के रिफ्यूज़ कर दिया। अब जिन लोगों के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो गए हैं, यूजुअली तो ये होता है कि जब भी एम्बेसी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती है, कोलंबिया की एम्बेसी, तो आप 6 माह दोबारा कोलंबिया में वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। आपको रीअप्लाई करने के लिए 6 माह का टाइम चाहिए होता है। लेकिन इस सिचुएशन में, क्योंकि ये एक नेचुरल डिज़ास्टर था जिस वजह से लोगों को पता नहीं था और उन्होंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट की हुई थी, तो क्या ये लोग भी 6 मंथ वाली कैटेगरी में फ़ॉल करेंगे? तो इसका एग्ज़ैक्ट आंसर जो है वो तकरीबन 16 अप्रैल तक मिल जाएगा, क्योंकि एम्बेसी ने 15 अप्रैल तक जो वीज़ा सर्विसेज़ हैं उनको सस्पेंड रखा हुआ है। 16 अप्रैल से ऑनवर्ड कोई भी पाकिस्तानी दोबारा कोलंबिया के लिए अपना वीज़ा अप्लाई कर सकता है। डॉक्यूमेंट सेम है, पोर्टल बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जिस तरह पहले कर रहा था। लेकिन वो लोग, जिन लोगों का वीज़ा इस नेचुरल डिज़ास्टर में रिफ्यूज़ हुआ है, वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके लिए जो एम्बेसी है उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 15 अप्रैल के बाद। 15 अप्रैल के बाद आप एम्बेसी को ईमेल करके पूछ सकते हैं कि इस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, तो क्या आप दोबारा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जिन लोगों ने कोलंबिया का वीज़ा अप्लाई नहीं किया था और उनको इस न्यूज़ का पता चल गया था कि एम्बेसी ने अपनी कुछ सर्विसेज सस्पेंड कर दी हैं और उन्होंने वेट किया है, वो 16 अप्रैल से ऑनवर्ड अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।
और सबसे बेहतर तरीका ये है कि अगर आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर रहे हैं तो 15 अप्रैल को आप दोबारा एम्बेसी को एक ईमेल करें और उनसे एक कन्फर्मेशन ले लें कि क्या वीज़ा एप्लीकेशंस की जो सर्विसेज हैं वो रिज्यूम हो चुकी हैं, क्या एम्बेसी ने टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर दोबारा काम शुरू कर दिया है। अगर वो आपको बताते हैं कि जी एम्बेसी ने दोबारा काम शुरू कर दिया है, तो फिर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक तो एम्बेसी यही कह रही है कि आप 15 अप्रैल को कॉन्टैक्ट करें, तो 15 अप्रैल से ऑनवर्ड आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो रीसेंट उनकी ईमेल्स हैं। लेकिन फिर भी 1-2 दिन में उनका रिस्पॉन्स आ जाता है, तो ज़्यादा जल्दी करने का मेरे ख़्याल में फ़ायदा नहीं है। 15 अप्रैल को एक ईमेल करके आप उनसे पूछें कि क्या हम वीज़ा अप्लाई कर दें? अगर वो आपको कहें कि जी आप वीज़ा अप्लाई कर दें, तो आप बिला झिझक अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 17 से 18 दिन का अभी वेट है और यानी 15 अप्रैल तक अभी वेट करना पड़ेगा जिन लोगों ने कोलंबिया का वीज़ा अप्लाई करना है। तो जिन लोगों के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हुए हैं, उनका और कोई लॉस हुआ हो या ना हुआ हो, एक तो उनका जो टाइम था, वो ज़ाया हो गया और उसके बाद जो एम्बेसी में वीज़ा स्टडी फ़ीस सबमिट होती है, वो भी एम्बेसी ने रिफ़ंड नहीं की। ये फ्रेंड्स कोलंबिया एम्बेसी की अपडेट थी। 15 से 17 दिन आप वेट करें, उसके बाद आप कोलंबिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कोलंबिया के वीज़ा के रिगार्डिंग या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।